मेरी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है। यस मैम। तो आज का टॉपिक जो मैंने ये स्लाइड्स अभी मैंने पूरे कंप्लीट तो किए नहीं है, बट मैं बना रही थी तो सर ने बोला कि आप ही कुछ देख लीजिए। तो मैं मेंटल हेल्थ पे कुछ बना रही थी, तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। माय टॉपिक इज मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी, इट्स इम्पोर्टेंस इन टूडेज टाइम विथ होम्योपैथिक अप्रोच। तो आज हम लोग मेंटल हेल्थ और एंजाइटी को समझेंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, और होम्योपैथिक अप्रोच इसके साथ क्या है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो हम लोग आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हम लोग मीन्स हमारा होम्योपैथी के साथ हम लोग मेंटल हेल्थ को कैसे ले सकते हैं, बट स्पेशली एंजाइटी लेवल्स को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेंटल हेल्थ क्या है। तो इसका डिफिनीशन है, मेंटल हेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बीइंग। मेंटल हेल्थ को हम लोग समझते हैं कि मेंटल हेल्थ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेंटल हेल्थ हमारे इमोशनल लेवल को, साइकोलॉजिकल लेवल को और हमारा सामाजिक लेवल को, मीन्स कैसे हम लोग ऑल इन होल को लेकर चलते हैं, उसको कैसे ये मेंटल हेल्थ मीन्स हमारे कॉम्बिनेशन सब किसी भी पर्सन का इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल और सोशल लेवल को सबको अफेक्ट करता है ये। तो आइए हम लोग इससे पहले सबसे पहले समझे कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे समझेंगे कि एंजाइटी जो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और परसीव थ्रेट्स, मीन्स कि एक हमारे जो चिंता होती है, किसी कोई भी व्यक्ति अगर चिंता करता है तो एक नेचुरल एक रिस्पॉन्स होता है, परसीव करता है हमारे स्ट्रेस लेवल को, जिससे हमारे होल बॉडी को अफेक्टेड वो करता है। उसके सिम्टम्स को हम समझेंगे कि एंजाइटी लेवल जब हम चिंता ज्यादा, हम लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस लेवल जब हमारा बहुत ज्यादा हाई होता है तो हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वो कैसे दिखता है। हमारा बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेसिव वरीनेस आ जाएगा, चिंता हो जाएगा, अनइजीनेस हम लोग फील करेंगे, जिससे हमारे बॉडी में रेस्टलेसनेस दिखेगा। बहुत ज्यादा हम लोग किसी भी चीज को लेकर चिंतित रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे, जिसके कारण हम लोग ऑटोमेटिकली ये थकान महसूस करेंगे, हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव में है, टेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स को भी वो अफेक्टेड करेगा। हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, या हमारा बीपी लेवल हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, हमारे नेचर में इरिटेबिलिटी आ जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हमारे बॉडी में पेन होने लगेगा। और कभी कभी हमारा मेमोरी भी बहुत वीक हो जाएगा। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमारा जब जब हम लोग तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो ये सब हमारे बहुत दिखेगा, ये सब चीज सिम्टम्स, एज ए सिम्टम्स हम लोग ये सब वाच करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा अ, हम लोग क्यों एंड वाई एड्रेस एंजाइटी, हम लोग क्यों बोलते हैं कि हमारा एंजाइटी बढ़ा हुआ है। सर ने इंटर किया है ना, आई थिंक सर। नो मैम, डॉक्टर जितेश ने आपने बोला ना, मैं वही चेक कर रही हूँ, शायद सर ने नहीं एंटर किया या फिर शायद उन दूसरे नाम से उन्होंने एंटर किया। नहीं नहीं, मैंने जस्ट अभी वॉच किया है कि सर ने इंटर किया। एक्चुअली मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे अपना उनका वीडियो दिख रहा है, नहीं मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है ना, तो इसलिए मुझे ये मैम आपने नाम क्या बताया, डॉक्टर जितेश राइट? मैंने जितेश बताया है। नहीं मैम। नहीं, अगर वो आ जाएंगे तो फिर मुझे आप बता दीजिएंगे। यस मैम, मैं इसलिए चेक भी कर रही हूँ, सर नहीं आया अभी तक। ठीक ठीक, ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हमारा बॉडी कैसे एंजाइटी लेवल को कैसे स्ट्रेस का एड्रेस करता है। तो परसिस्टेंट एंजाइटी कैन अफेक्ट ओवरऑल वेलबींग। लगातार हम लोग किसी भी तरह का चिंता करेंगे तो हमारे सारे बॉडी को वो अफेक्टेड करेगा, और वो हमारे फिजिकल हेल्थ को भी, हमारे
रिलेशनशिप को, जो काम हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी काम, हर चीज को वो अफेक्ट करेगा। तो ये सिम्टम्स में प्रोड्यूस होगा, हमारे नींद नहीं आएगी, हमारा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएंगे, हमारे बॉडी में ऐंठन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, थकान होने लगेगी, फिर सांस लेने की समस्या भी जो होती है वो भी हो जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे, पेट दर्द होगा, थकान होगा, गैस बनने लगेगा। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा। और ये डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, ये अवसाद और अकेलापन, ये भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेज आज के टाइम में है। ये इम्पोर्टेंस ऑफ mental health affect the quality of our lives and our ability to contribute to relationship, work and society। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि हमारा जो मेंटल लेवल का जो इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में मैं बताती हूँ कि मेंटल हेल्थ हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन के साथ साथ हम जो, अगर सपोज दैट से मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि अब जैसे हम लोग डिस्टर्ब हैं तो हमारे काम को भी अफेक्ट करेगा। हम अगर घर में रह रहे हैं तो जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारा नेचर में डिफरेंसेस आ जाएंगी। और जो हमारे जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी, आप अगर आप घर से ही आप स्टार्ट करें तो फैमिली में ढंग से ना मैं बात कर पाऊंगी किन्हीं से, मीन्स हमारे होल ऑल और ऑल अफेक्टेड सारे रिलेशंस को वो अफेक्टेड करेगा। चैलेंजेस टू मेंटल हेल्थ इन टूडेज टाइम, आज के समय में क्या क्या चैलेंजेस हैं मेंटल हेल्थ का, ये मैं बता रही हूँ। आज के समय में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, तो इससे बहुत सारे सिम्टम्स आज के प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को मैंने दो तरह से डिफाइन किया है। जो स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है तो क्या क्या होता है, अकर्स एज ए रिस्पॉन्स टू अ रियल थ्रेट्स, इट इज द बॉडली response to a threat goes away once the threats had passed, can have positive outcomes like motivation। and anxiety को भी मैंने define किया, can occur because of not very possible threats, it is a feeling depictively depicting your reaction to stress continues even after the threats had passed, has negative outcomes and complicate lives। मीन से हमारा स्ट्रेस लेवल जैसे ही बढ़ेगा, हमारे को बहुत सारे थ्रेट्स धमकी आएंगी, रिस्पॉन्स हमारा बॉडी जो है ना वो उसको परसीव करेगा, जो हमारे बॉडी को, और ये थ्रेट्स ना टाइम के साथ वो बढ़ता ही जाएगा, जिससे हमारे पॉजिटिव जितने भी सिम्टम्स आएंगे ना वो सब निगेटिव में कन्वर्ट होते जाएंगे। और वैसे ही हमारा एंजाइटी लेवल भी जब बढ़ेगा तो ये बहुत सारे पॉजिटिव थ्रेट्स जितने भी आएंगे वो सब, इसका लेवल सबका हाई होता जाएगा। व्हाट कैन वी डू फॉर मेंटल हेल्थ, तो हमें मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सेल्फ केयर, प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर इज इसेंशियल फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें जरूरी है अपने आप का केयर करना। अपने आप को केयर करने के लिए आप बहुत खुद का केयर करें। खुद का केयर करने के लिए फिर आपको फिर साथ साथ में आपको सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। तो सिस्टम सपोर्ट करने का यहाँ सेंस है कि अगर आप जिस फैमिली में रह रहे हैं या फ्रेंड्स के बीच में रह रहे हैं उन लोगों को भी आपको सपोर्टिव नेचर होना चाहिए कि आपको आपके साथ साथ, सपोज दैट आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, तनाव में हो, तो साथ साथ वो भी आपको सपोर्ट करे जिससे आप थोड़ा सा ये स्ट्रेस फ्री हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए।
और आपका लेवल अगर ये बहुत ज्यादा हाई है तो फिर आपको किसी भी प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए। लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन, इस लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन मीन्स आप क्या क्या ऐसा करें जिससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहे। तो उसके लिए हमें डाइट एंड न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना चाहिए। मीन्स हमारा बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रेस लेवल कम रहे। और ऐसी चीज जो स्टिमुलेंट्स का जो होते हैं उसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स कैफीन का, शुगर का, जिससे हमारा मेंटल लेवल का स्ट्रेस और बढ़ जाता है। इसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेज भी होती है जो रेगुलर हमारा एक्सरसाइज करने से भी आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। आप किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता है। जो आप वैसे भी कोई भी देखते कि कहते हैं ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से हमारे लोग बोलते हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। किसी को भी जो मेंटली हेल्थ हेल्दी है वो भी, और फिजिकली जो हेल्थ है तो स्वाभाविक है कि जो फिजिकली फिट रहेंगे वो मेंटली भी रहेंगे, और जो मेंटली रहेंगे वो भी फिजिकली रहेंगे। दोनों एक दूसरे का अफेक्ट करता है। सो हमारा ये एक्सरसाइज बहुत मायने रखता है कि आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी अपना बढ़ाएं, जिससे हमारा जिसके से हमारा इंडोरफिन्स लेवल वो रिलीज करता है जो कि हमारा स्ट्रेस लेवल को कम करता है। एंड माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, जो कि हमारा ये योगा के द्वारा जो मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन करने से भी हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। इसके लिए हमें वो बोलते हैं ना डीप ब्रीदिंग, जो हमारे मन को संतुष्ट रखता है, शांत रखता है। यस। मम्मी ये खाओ करो। आवाज क्लियर नहीं है, कुछ बोल रही है क्या? एक्चुअली मेरी स्क्रीन, मुझे वो आई थिंक मुझे, मैं दूसरा स्क्रीन नहीं देख पा रही। मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है इसलिए मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आ यस रही है, मैम। आ रही है। आ रही है, ओके। हाँ, इसके लिए मुझे हम लोगों को पर्याप्त नींद की भी जरूरत है। हमें पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा तनाव में है, चिंता में है, तो इसके लिए हमें नींद पर्याप्त रूप से भरपूर सोना भी चाहिए। तो कहते हैं ना कि अगर आपकी साउंड स्लीप आप नहीं लेते हैं तो इससे भी आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं होता है। अगर आप पर्याप्त नींद लेंगे तो कहते हैं रेस्टफुल स्लीप टू रिचार्ज एंड मेंटल एंजाइटी बेटर। मीन्स कि अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा, काम रहेगा, शांत रहेगा, और अच्छे से आप अपना डेली रूटीन, डेली वर्क भी कर पाएंगे। अब हम लोग इसे होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी, अब हम लोग होम्योपैथिक रूप से इसे समझते हैं कि मेंटल हेल्थ और एंजाइटी का क्या है, का क्या संबंध है। तो हम लोग इस समझते हैं कि मेंटल हेल्थ जैसे ही डिस्टर्ब होता है तो हमारा इमोशनल डिस्टरबेंस होता है। होम्योपैथिक व्यू एंजाइटी एज एन इमोशनल डिस्टरबेंस दैट अफेक्ट्स द बॉडी एंड माइंड। जैसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही हम लोग का मेंटल, कोई भी पेशेंट को देखते हैं तो लोग पूछते हैं ना उसका मेंटल जनरल पूछते हैं, फिजिकल कुछ भी सिम्टम्स हो, अगर आप अगर उनका मेंटल स्टेटस पूछेंगे तो आप जरूर वो बताएंगे कि इमोशनल लेवल पे वो कैसा उनका मेंटल स्टेटस है। मीन्स उनका एंजाइटी लेवल क्या है, उनका फियर कैसा है, उनका गुस्सा कैसा है, उनका कंपनी कैसा है, या आप सब उनका मेंटल स्टेटस आप पूछेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि उन गुस्सा किस लेवल पे है, बाय नेचर वो कैसे हैं। तो ये आपका इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाता है। एंजाइटी लेवल जैसे ही आपका बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो इमोशनल डिस्टरबेंस होगा जो कि हमारे बॉडी को, माइंड को अफेक्ट करेगा। और जैसे ही वो माइंड अफेक्टेड होगा तो हमारे बॉडी पे वो दिखेगा ही। हमारे हनीमैन सर ने भी ये बताया है कि द बॉडी इज नॉट इन माइंड, इन आर डीजी, इन आर बॉडी, सॉरी, द डिजीज इज नॉट इन आर बॉडी, इट इज ओनली इन माइंड। मीन्स हमारा कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे मन में होता है, दिमाग में होता है।
तो दिमाग में कैसे होता है, आपका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, आप मेंटली डिस्टर्ब है, किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता में है, तनाव में है, तो उस वजह से हमारा इमोशनल डिस्टरबेंस होता है, वो हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं वो दिखेगा ही, किसी वो चाहे वो बैक पेन में हो या गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस में हो, बहुत सारे लेवल पे, जिससे इम्बैलेंस इन वाइटल फोर्स, एंजाइटी इज सीन इज एन as an imbalance in the vital force which is the energy that governs the body's function। तो देखिए हमारा जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे माइंड को मेंटल लेवल वो डिस्टर्ब करता है, तो जैसे वो मैम, यस सॉरी टू यस इंटरप्ट, डॉक्टर जितेश एंटर कर गए हैं। डॉक्टर जितेश आ गए। ओके यस सर, उनको आप को होस्ट बना दे, क्योंकि अभी आप यस हाँ होस्ट, यस। उनको होस्ट बना दे तो वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग हटा दूं, एक मिनट पहले सर को इंटर करने देती हूँ तो मैं सर, बोलती हूँ। एंटर कर लेना, बस मैं होस्ट बना रही हूँ उनको। ओके मैं भी देख लूँ, जस्ट वेट अ मिनट। पर आप भी ट्राई कीजिए, इधर से हो नहीं रहा है शायद। नहीं होस्ट आप ही हो, होस्ट तो आप ही हो, मैं को होस्ट हूँ तो मैं नहीं उनको इंटर करवा सकती हूँ, ना ही मैम मैं उन एंटर करवा दी हूँ मैं, बस। डॉक्टर जितेश कौन डॉक्टर से, जितेश शर्मा, यस मैम, आ चुके हैं यस गेस्ट। यस डॉक्टर जितेश शर्मा, आप उनको पहले को होस्ट बना दे। मैम वही तब से ट्राई कर रही हूँ, वही नहीं हो रहा है। आप नहीं आप मुझे अगर होस्ट बनाती तो मैं कर देती। मैम हो गया शायद। हाँ हो गया, मैं डॉक्टर जितेश हैज बीन मेड द को होस्ट, यस मैम। यस यस डॉक्टर जितेश सर प्लीज आप अपना अपने आप को ऑडियो वीडियो ऑन करें। जी गुड इवनिंग। हाँ आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ यस 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 वेरी गुड इवनिंग सर। ओके हाँ मैंने अपना स्क्रीन शेयरिंग हटा दिया है। जी। यस सर एक्चुअली आप लेट थे तो मैं नहीं, जब तक मैं ही कुछ अपना स्क्रीन शेयर मैंने किया था। सर अब आप स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दें, आप कर सकते हैं। जी सर क्या मैं छोटा सा एक इंट्रो दे दूं या सर ने मुझे, एक्चुअली सर ने लास्ट मोमेंट में मुझे बताया, यस हाँ सिफलिनम पर आप वो देने वाले। जी सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। डॉक्टर जितेश शर्मा मेटेरिया मेडिका विषय में होम्योपैथी में बीएचएमएस और एमडी सफलतापूर्वक पूरा किया, और होम्योपैथी से अपने ज्ञान से लोगों को ठीक करने की अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने होम्योपैथ के तहत व्यापक प्रशिक्षण लिया है, जैसे कि ग्रीस के क्लिनिकल होम्योपैथ के प्रोफेसर जॉर्ज विथुल्कस इंटरनेशनल अकादमी में भी अध्ययन किया है। उन्होंने दुनिया भर में 30 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षकों के तहत प्रशिक्षण किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन भी दिए हैं। एलएचएमआई दुबई, आयुष दुबई की तरह वह कई क्लिनिकल कार्यशालाएं कर रहे हैं और युवा होम्योपैथी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अपने वह होम्योपैथिक अस्पताल चलाते हैं और ओडिशा राज्य के पहले निजी होम्योपैथिक अस्पताल में स्थित है, 30 बेड वाली आईपीडी और ओपीडी सुविधाओं के साथ। उन्होंने होम्योपैथी में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है और अपना पेपर प्रेजेंटेशन भी दिया है 218वीं डॉक्टर हैनीमैन जयंती के अवसर पर। सो डॉक्टर जितेश एक्चुअली टाइम बहुत कम है, सो आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। उनका आज का टॉपिक है अनलॉकिंग सिफलिनम नोसोड। सर जी प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस यस सर आपकी आवाज आ रही है। जी एक से। पीपीटी विजिबल है ना? यस सर इट्स विजुअल। तो वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आईएफपीएच का मुझे इनविटेशन देने के लिए कि मैं आके यहाँ पे कुछ शेयर करूँ अपना क्लिनिकल। तो मैं सोचा कि आज थोड़ा सिफिलिनम के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिफिलिनम पेशेंट को कैसे पहचाने।
और उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। जो अक्सर क्या होता है, सिफिलिनम से हमको बहुत भय कराया गया कि बहुत मतलब बहुत सोच समझ के दीजिए और ये सब केस में मत दीजिए। तो आज हम कुछ चीजें मैं ऐसे दिखाना चाहूंगा कि आप उसको देख के पहचान पाएंगे कि वो सिफिलिटिक पिक्चर है और उसको सिफिलिनम की बहुत ज्यादा जरूरत है उस पेशेंट को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले चीज, इसको ल्यूसिनम और ल्यूटिकम के नाम से जाना जाता है, और भी इसको किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक भी बोला जाता है। ये एक नोसोड है, सिफिलिटिक वायरस से प्रिपेयर किया जाता है। इसकी सारी कंप्लेंट्स जो है, एलिमेंट्स फ्रॉम सन, धूप से, डैम्प वेदर से, थंडर स्टॉर्म और सिफिलिस के वजह से ही पाया जाता है। जितने भी इसकी कंप्लेंट हिस्ट्री आप केस टेकिंग करेंगे तो जितने भी उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो ये सब उभर के आते हैं कि इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स। ये ज्यादातर इनहेरिटेड कंडीशन में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फैमिली टू फैमिली हिस्ट्री में पास ऑन होती है, जैसे कि इंसेनिटी, पागलपन या सुसाइड टेंडेंसी, और बहुत ही ज्यादा डीजेनरेटिव कंडीशन हो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा विकलांग हो, मानसिक रूप से रिटार्ड हो, हाथ पांव आड़े टेढ़े हों, हाथ में 6 उंगलियां हों। ये सब जो बहुत ही ज्यादा ये जो दिखता है हम लोग को, और बहुत ज़्यादा अल्सर हो, बहुत ज़्यादा गैंग्रीन हो, हील नहीं हो रही है, एकदम पूरा नेक्रोटाइजिंग टिश्यू तक दिख रहा है, पूरा बोन तक पेनिट्रेटिंग अल्सर्स दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ में पूरा डिस्क्रिप्टिव पिक्चर में सिफिलिनम का बहुत बड़ा रोल है। और ये जनरली ये सब हमको दिखाता है कि यहाँ पे इनहेरिटेड कंडीशन हो सकती है सिफिलिस की, जब लेकिन ये फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस के वजह से ही ये बीमारियां उभर के आती है। जैसे कि जो पेशेंट हमको प्रेजेंट करता है, जैसे कि जुवेनाइल डायबिटीज हुआ, हचिंसन तीथ हुआ, क्लेफ्ट पैलेट हुआ, हेयर लिप हुआ, कार्सिनोमा, सार्कोनोमा, बहुत कम उम्र में बच्चों में कैंसर डेवलप हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, ल्यूकेमिया हुआ, परनीशियस एनीमिया हुआ, और जैसे कि वो हाथ 6 उंगली, 10 पैर, 10 उंगली नीचे तो ये 11 उंगली, ये सब चीज जो आता है ना, ये एकदम इनबॉर्न असिमेट्री और डिस्ट्रोफी के अंदर आता है। ये सब आते हैं जो ग्रोथ आते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जितने भी आती है। G6PD वाले डिफिशियंसी जो आजकल बहुत ज्यादा पाया गया है, क्योंकि डायबिटीज का बहुत बड़ा वो हो गया है कि बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट मदर्स डायबिटिक हो जाते हैं, उनके बच्चों में ये आना G6PD बहुत ही आम बात है, क्योंकि वेट बढ़ता रहता है बच्चों का, वो ध्यान नहीं देते कि उनको गेस्टेशनल डायबिटीज है, जिसके कारण बच्चे को G6PD डेफिशिएंसी होने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है। ये पहचाने कैसे? आजकल आजकल स्पेशली बहुत ज्यादा केसेस पाए गए हैं इसके, जैसे कि जो जॉन्डिस है वो टूट नहीं रहा है, इन्फेंटाइल जॉन्डिस 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, खुद ब खुद चले जाता है बट जा नहीं रहा। फिर आप टेस्ट कराएंगे, ग्लूकोज 6PD का डिफिशियंसी पता चलता है। उसमें सिफिलिनम, थायरोइडिनम की बहुत ज्यादा रोल आती है, ट्यूबरक्लोसिस, बार बार अबॉर्शन हो जाना, स्टिल बॉर्न बेबी का जन्म देना, उसमें सिफिलिनम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली मैं बता दूं जब भी आप सोचो कि कोई भी इनहेरिटेड लगता है कि ये खानदानी सिफिलिटिक स्टेट चला आ रहा है इनकी फैमिली में, तो सिफिलिनम जब तक अगर उसको आज या कल कभी भी केस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी एक बार एक डोज देनी पड़ सकती है आपको, वो ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए। हो सकता है आप दवाई सही दे रहे हो लेकिन उतना परिणाम नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये बेस में जो ये माइजमेटिक इन्फ्लुएंस जो छुपा हुआ है पूरे फैमिली के पीछे, ये आता है जब आप फैमिली हिस्ट्री लेते हो तब पता चलता है। तो जाके इसका सिफिलिनम का यूज आता है ये सब केसेस में, जहां पे आप फंस जाते हैं। सिफिलिनम ये सब केसेस में हेल्प करेगा क्योर करने में। जैसे कि एकदम इन्फेंट है, बहुत जोर रो रहा है, रात रात भर रो रहा है, आप सोचेंगे कि अमीला दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद सिफिलिनम का एक डोज बहुत कारगर होता है ऐसे बच्चों में जो सिर्फ और सिर्फ रात को ही रोएंगे, रात रात भर रोते रहेंगे। एक नॉर्मल होता है पिटियस क्राई, मोर्निंग क्राई, वैसा क्राई भी नहीं, इतना जोर से चिक चिक के, और सिर्फ रात में, क्योंकि नाइट एग्रीवेशन है, तब सिफिलिनम का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अब इसके माइंड सिम्टम्स देखेंगे आप, सिफिलिटिक पेशेंट जो होता है बहुत ज्यादा नाम भूल जाता है, उसको बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील होता है अंदर से, उसको लगता है कि वो खुद में खुद नहीं है, उसको बहुत ज्यादा कुछ काम धाम में कुछ इच्छा उच्छा होती नहीं है। अच्छा, ओसीडी के सिम्टम्स बहुत तगड़े हैं इसमें, कि वो उनको गंदगी पसंद नहीं, ये सेम आता है आर्सेनिक जैसा। इनको भी यही लगता है मेरे हाथ गंदे हो गए, बार बार धो दूं,
है ना। कंपल्सिव थॉट्स आते हैं, नहीं मैंने वो लॉक नहीं किया होगा, वहां बार बार जाके चेक करना दरवाजे को, पूरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, कभी हंस रहे कभी रो रहे हैं बिना किसी मतलब के। ये इंसेनिटी आ जाती है, क्योंकि उनको ऐसा एक डर रहता है, जैसे उनके खानदान में इंसेनिटी है, उनके भाई चाचा बाबा भी कोई ना कोई इंसेन, कोई मेंटल पेशेंट है, उनको अब फोबिया हो गया, अरे मैं भी कल को पागल हो जाऊंगा क्या। फिर धीरे धीरे उसके सिम्टम्स फ्लेयर अप होते हैं, ये कहीं ना कहीं डोरमेंट स्टेट में रहता है, सॉरी लेटेंट स्टेट में रहता है, फिर वो अचानक से डोरमेंट हो जाता है। तो वो चीज, ये सब चीज, ये सब आप जब केस टेकिंग लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सिफिलिटिक ट्रेट इस पेशेंट में दिखाया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है। वो सब जरूरी, क्योंकि इसीलिए फैमिली हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब केसेस में। अब ये बहुत ज्यादा अकेले रहना चाहते हैं, बहुत सैड फील करते हैं, बहुत ज्यादा होपलेस है, पूरा डिस्पेयर है, जीवन से निसार हो चुके हैं, लगता है मर जाए कहीं पे। अब ये सेम चीज इनके कंप्लेन्स में भी दिखता है, वो सालों साल से ये झेल रहे हैं, ये कंप्लेन जा नहीं रहा है, वो कंप्लेन इनको होपलेस बना देता है कि अब ये तो कभी ठीक ही नहीं होने वाला है, अब मैं क्या करूंगा, सच तो मर जाऊं, सह नहीं हो रहा है। ये सारे इनकी मेंटल स्टेट में आती है। और भी है, रात का बड़ा खौफ है इनको, इनको मालूम है कि मेरी कंप्लेन तो रात को ही बढ़ने वाली है। वो इसीलिए एकदम टेरराइज्ड हो जाते हैं कि यार रात हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर साहब रात को बहुत तकलीफ होती है, कुछ ऐसा दवाई दिया रात में मैं चैन से सो सकूं, मैं नहीं सह पाता, रात को बड़ी तकलीफ होती है। ये आता है सिफिलिनम का इंपॉर्टेंस यहाँ पे। अच्छा, बहुत जन बोलते हैं, वायरल हो गया है यूट्यूब में, सल्फर दे दो दारू छुड़ा दो, सल्फर दे दो दारू छुड़ा दो, लेकिन मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि दारू छुड़ाने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे दवाइयाँ हैं, लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि लोग यूट्यूब में सब अपना बताते रहते हैं कि ये ले लोगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये सब बहुत ही गलत है। और ना ही मैं चाहूंगा कि कोई भी होम्योपैथ इस चीज को ऐसे ही प्रमोट करे। मेन चीज क्या है, अल्कोहलिज्म एक हेरिडिटरी टेंडेंसी है, अगर उसके बाप दादा से चलता आ रही है कि वो अल्कोहल लेते 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 रहते हैं, जब तक उसको सिफिलिनम नहीं दिया जाएगा, नो वंडर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कोई भी हो, उसकी रिजल्ट उतनी एफिशिएंट नहीं आएगी, आप चाहे जितने भी उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो ये आपको पता चलेगा जब आप फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे कि अल्कोहलिज्म कितना तगड़ा है इसके परिवार में पेशेंट के। तो ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिसके बच्चे बार बार स्टिल बॉर्न हो रहे हैं या मर जा रहे हैं कोक में, है ना, फादर जो है बहुत बड़ा वो दारू पीते हैं बहुत ज्यादा, बच्चा विकलांग पैदा हो रहा है, तो मदर और फादर दोनों को ही एक एक डोज देना पड़ेगा सिर्फलिनम, क्योंकि वो ट्रांसफर हो रहा है। ऑफ कोर्स फिजिकल रिलेशन होगा, फ्लूइड होती है, चेंज ऑफ फ्लूइड, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, तो माँ और फादर दोनों को आप देंगे सिफिलिनम, तब जाके उसके नेक्स्ट जो संतान होगी वो थोड़े नॉर्मल होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ट्रेट तोड़ा जाएगा जब हम ये दवाई का उपयोग सही से करेंगे। उसके लिए हमको केस को समझना बहुत जरूरी होती है। अब फियर बहुत होना कि मेरे को ये बीमारी हो जाएगा, ये फलाना बीमारी हो जाएगा, ये अभी एचएमपी वायरस के लिए चला हुआ है कि अरे कहीं हो जाएगा, तो इस स्टेज में स्पेशली, मैं नहीं बोल रहा कि सिफिलिनम एक दवाई है, लेकिन ऐसे पेशेंट जो ये सुनते ही घबरा जाते हैं और उनका ओसीडी के सिम्टम्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हाथ धोना, बहुत ज्यादा ज्यादा घबरा जाना, जैसे सुन लिया एचएमपी हो गया, अरे वो सैनिटाइजर जा तुरंत गए रात को एकदम, चलो सैनिटाइजर खरीदेंगे, हम प्रिकॉशन लेंगे, ये लेंगे, बार बार हाथ धोना चालू करेंगे, सैनिटाइज कर करके हाथ पे छाले आ गए। ये पेशेंट सिफिलिनम है। ये पेशेंट ये पेशेंट ऐसे लोग हैं जो इतना एंशियस हो जाते हैं कि उनको इन्फेक्शन डिजीज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ऐसे टाइप के पहचाना जाता है। रात को बहुत ज्यादा डर लगना कि अब क्या होगा, और जब सुबह उठते हैं तो क्योंकि वो रात भर सहते हैं दर्द वरद, तो सुबह उनको बहुत चुस्ती लगती है, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ताकत ही नहीं बचती उनको। अब इनको पहाड़ों का बहुत शौक। अब ये सेम चीज कार्सिनोसिन में भी है। अब ये सेम चीज मेडो से कंपेयर करेंगे, मेडो को समुद्र बहुत पसंद है, और सिफिलिनम को माउंटेन्स बहुत पसंद है, उनको बड़ा अच्छा लगता है माउंटेन्स में। सुबह सुबह उठते हैं, मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा एग्जॉशन फील करते हैं उन लोग, रात को बहुत ज्यादा सफर करते हैं, एकदम एनर्जी चले जाती है दर्द के मारे। और ये पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कितनी रातों से सोए नहीं हो। अब चलो इंसोम्निया के बारे में बात करेंगे, तो इंसोम्निया क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं कि कारण क्या है। एक तो बहुत टाइम से वो सोया नहीं है, लेकिन कॉज अननोन है, हमको मालूम ही नहीं कि क्यों नहीं सो रहा है।
कुछ 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 लॉजिक नहीं है, कोई कुछ रीजन ही नहीं है। बोले हमको कोई टेंशन नहीं सर, हमको अरे बाप दादा सब बढ़िया, पैसा आता सब बढ़िया, हमको कोई टेंशन नहीं कि हमको नींद नहीं आ रही। ये एक, अब इसमें आप पेनिट्रेट कीजिएगा तो इसमें एक फैक्टर मिलेगा, अगर वो अल्कोहल लेता था अभी छोड़ दिया, विड्रॉल सिम्टम, सिफिलिनम। अब इसमें आप देख रहे हो कि और कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी कोई कॉज नहीं है, हेरिडिटरी में कोई इलनेस मिल रही है, फादर इनके अल्कोहल लेते थे अब ये नहीं, या ये नहीं लेते थे, इनके फैमिली हिस्ट्री में कुछ है, सिफिलिनम। तो ये ऐसे देखा जाता है। आप बोलेगा कि नहीं हमको किसी का सेवा कर करके हम, ऐसा है कि हम रात रात भर सो नहीं पाते, चिंता में रहते, उनको मेरे पति बीमार है, उनका रात रात भर सेवा करना पड़ता है, मैं कितने रातों से सोई नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आता। अब ये स्टेटमेंट अगर कोई दे देता है तो ये आता है दवाई कोकुलस इंडिका का, जिसको क्या होता है, वो किसी के केयर करने में, स्पेशली नर्स जैसे होते हैं जो कि वो केयर करते करके करते 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 केयर में उनको एकदम नींद ही उड़ जाती है उनकी, वो उसमें आता है दवाई आपका कोकुलस इंडिका। तो ऐसे करके मैं बस एग्जांपल देना चाह रहा था, ऐसे करके बहुत सारे रेमेडीज हैं, लेकिन हमको कॉज समझना बहुत जरूरी है कि उसको कैसे, क्या बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो जेन्युइन होनी चाहिए, कि हम समझे कि एक कारण हो उसका प्रिस्क्रिप्शन का। सिर्फ अंधा दुनिया प्रिस्क्राइब कर देने से रिजल्ट नहीं आने वाली। तो सिफिलिनम एक ऐसा दवाई है जहां पे बिना किसी कारण, अगर नींद नहीं आ रहा है और आप फैमिली बैकग्राउंड में देखते हैं सिफिलिस का हिस्ट्री है, आप प्लीज सिफिलिनम को पहले दीजिए, ना कि ओपीएम को। अक्सर लोग ओपीएम के ऊपर अब्यूज करते हैं, ओपीएम दे दिए नींद आ जाएगा, नक्सवामी का दी नींद। भाई पहले देख लीजिए कि उसका फैमिली हिस्ट्री में कहीं सिफिलिस तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत सालों से, ये हमारे साथ बहुत सालों से आया गया है, हमारे साइंस में बहुत टाइम से था, बस कोई टेस्ट नहीं कराता था, जांच नहीं कराता था, इसीलिए पता नहीं रहता किसी के यहाँ सिफिलिस है कि नहीं है। शर्म लगता है ना सबको, चेक करा देंगे तो ये निकल जाए तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सब चीज़ ओपनली बात करनी चाहिए, सब पेशेंट को ही बोलना चाहिए आप चेक करा लीजिए, क्या खामी पता चलेगा तो इलाज भी है उस चीज़ का, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं होगा ठीक। अब फिजिकल फीचर्स जो देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा सिकुड़ जाना, क्योंकि उसकी बीमारी पूरे अंदर से खाते रहती है सिफिलिस वालों को। तो बच्चे एकदम छोटे छोटे होना, एकदम जवान लोग एकदम बूढ़ा बूढ़ा दिखता है, वो सब है। बहुत ज्यादा पसीना निकलना रात रात भर सोने में, बहुत ज्यादा पसीना आता है। और जब भी आप देखेंगे उनके जो तकलीफें हैं, वो बहुत जोर, एकदम धीरे 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 बढ़ती है, एकदम धीरे 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 कम होती है, और इधर उधर शिफ्ट भी होता रहता है। बहुत बड़ा घाव हो जाना, एकदम अल्सर बन जाना, मुंह माउथ में, नोज में, इवन फीमेल मेल जेनाइटल्स में या फीमेल जेनाइटल्स में, स्किन में भी अगर आप देखेंगे तो पूरा अल्सर हो जाएगा, और पूरा सफेद सफेद पूरा ग्रे कलर का पूरा पैच बन जाएगा आई साइड में, पूरा सीमेंट कलर का, और उससे एकदम गंध मारते रहेगा। तो वो होता है टिपिकल आपका सिफिलिटिक अल्सर्स। मेंस में इसका प्रॉब्लम है कि इसमें कन्वर्जेंस बड़ा आता है मेंसेस के बाद। अब इसमें आता है बुफो का रोल भी बहुत तगड़ा है, मेंसेस बिफोर एपिलेप्सी में। बुफो है, बुफोराना है, कुप्रोमेट है, और भी रेमेडीज हैं, ओएंथस क्रोकट है, क्रोकाटा है। लेकिन सिफिलिटिक का आता है मेंस के बाद में, ये याद रखिएगा। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब सालों साल उसको कॉन्स्टिपेशन है, कायम चूरन, कब्ज, और यालू टैबलेट और क्या क्या वो फलाना ठिकाना आता है, जो भी आता है वो सब खाया जा रहा है, जब भी खाता है ठीक रहता है, ठीक नहीं होता। उस पेशेंट में अगर क्रोनिक अल्कोहलिज्म में मिल जाता है आपको एक फैक्टर, या सिफिलिस की हिस्ट्री मिल जाती है, तो आपको एक बार सिफिलिनम एक डोज देना चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन में। अब और एक दवाई है जो बहुत नेग्लेक्टेड होती है कॉन्स्टिपेशन में, बता दूं, आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन विथ ऑफुल एंजाइटी, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कॉन्स्टिपेशन के साथ, कि कॉन्स्टिपेशन के कारण वो बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। सिंगल रेमेडी है, वो है टेरेंटुला हिस्पेनिका, वो कोई सोचता नहीं है, आप टेरेंटुला पढ़िएगा, उसकी कॉन्स्टिपेशन बहुत तगड़ी है। हम सिर्फ क्या नक्सवामिका, ओपियम, प्लेटिना इसी में रह जाते हैं, हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर नहीं करते रेमेडीज, और क्या क्या हो सकती है कॉन्स्टिपेशन में जो काम करती है। लेकिन उसके देने की एक क्या होती है, एक वे होता है, एक पैटर्न होता है। टेरेंटुला जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी तब कॉन्स्टिपेशन कारण, तब हम टेरेंटुला सोचेंगे। सिफिलिनम में हम देखेंगे सालों साल वो बहुत सारा ले रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, अल्कोहलिक बैकग्राउंड है, या फैमिली हिस्ट्री में सिफिलिस है, तब हम सिफिलिनम के बारे में सोचेंगे। ब्लाइंडली सिफिलिनम सबको प्रिस्क्राइब करते नहीं रहना है। कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होना पूरा एनस में, लगेगा कि कोई बांध दिया रस्सी से, वो खुल ही नहीं रहा है लैट्रिन का रास्ता, तो वो टिपिकल आता है आपका सिफिलिनम में।
मुंह से रात भर लार गिरता है जैसा मर्क्सॉल में गिरता है सोते वक्त, वो सिफिलिटिक पिक्चर है। बाल इतने इतने झड़ रहे हैं कि पूरे खाली हो जा रहे हैं, एकदम लंप में जो झड़ रहे हैं। ये वो सीपिया जैसा बंचफुल वाला नहीं है, है ना, लंप, लंप में, लंपी में। इसका कंपैरिजन किया जाता है एलोज से। एलोज में आप पढ़िएगा, उसमें भी बहुत बड़ा तगड़ी मेडिसिन है वो हेयर फॉल की। मेरे को नहीं पता कितने लोग यूज करते होंगे, बट एलोज भी बहुत अच्छी दवाई है हेयर फॉल की। सबसे उसमें क्या होता है, लंप में फॉल होती है एलोज में, एलोसोकोटेना में। और इसमें भी लम्प्स में हेयर फॉल होता है सिफिलिटिक बैकग्राउंड के साथ, सिफिलिनम में। और बंच में, हैंडफुल्स ऑफ बंच में होता है तो वो है आपका सीपिया। और भी अन्य दवाई है, सल्फर वल्फर भी आते हैं उसमें। अब रिकरेंट एब्सेस, एक बार बार एक ही जगह घाव हो रहा है, अलग अलग घाव हो रहा है बॉडी में, शरीर में, एकदम सड़ा गला और गंध आते जा रही है, वो आता है सिफिलिटिक पिक्चर। लिकोरिया का सफेद पानी की वजह से बहुत सारी लेडीज लोग एकदम पतली दुबली हो जाती है। विश्वास रखिए, ये जो सिम्टम है कि डिस्चार्ज निकले और पूरा एड़ी तक गिरता है, ये एलुमिना में टॉप लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से एलुमिना से ज्यादा अच्छा सिफिलिटिक काम करती है। सिफिलिनम अगर आप देंगे उस लेडी को, बहुत सारी लेडीज आप देखेंगे केस में कि बहुत सालों साल से उनकी डिस्चार्ज रुकी नहीं रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। और आप देखेंगे वो आएंगे, बोलेंगे देखिए हम सूख भी रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारा वेट भी कम हो रहा है इतना। ऑब्वियसली कोई डिस्चार्ज अगर फ्लूइड से हो रहा है, बॉडी से पूरा एलिमिनेट हो रहा है, तो वो बॉडी तो सुखाएगा ही। तो वो टिपिकली पिक्चर होता है सिफिलिटिक। तो आपको सिफिलिनम देना है। एलएम पोटेंसी में भी आप दे सकते हैं, आप देखिएगा तुरंत 1-2 दिन में ही फर्क पड़ जाता है ये सब केसेस में। रात को पेन होना, जिसके बारे में डिस्कस किया था मैं। आजमा जो होना, सांस फूलना, वो भी रात को होता है। अच्छा, आजमा वाले को अच्छा कहाँ लगता है, अब पहाड़ों में। जब वो पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो उनको आजमा वाले को बड़ा अच्छा लगता है। क्रोनिक उजेनिया, एट्रोफिक राइनाइटिस को बोलते हैं हम लोग उजेनिया, जहाँ पे नाक हमेशा एकदम सूजा रहेगा, नेजल टर्मिनेट पूरा स्वेलिंग रहेगा अंदर, पूरा आप देखेंगे लाइट मार के, पूरा नाक का टर्मिनेट पूरा स्वेलिंग जैसा पूरा मोटा मोटा हो जाएगा, वो होता है क्रॉनिक उजेनिया। उस पर क्रस्टी लाइक डिपॉजिट भी हो सकती है। इसमें ज़्यादातर दवाई आती है आपका ऑरम ट्राइफोलम आती है वो क्रॉनिक उजेनिया में। थायरोडिनम भी दिया जाता है। क्रॉनिक एलर्जी हिस्ट्री रहती है बहुत ज़्यादा, फैमिली में उनकी एलर्जी चलते जा रही है। थायराइड है सबको घर में, बार बार एलर्जी होती है, बार बार छींके आती है, और शुगर की क्रेविंग तगड़ी है। एक ही सारकोड बचाता है, वो है आपका थायरॉयडिनम। क्रॉनिक ओटोरिया, कान से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है यहाँ पीछे बेस ऑफ ब्रेन में। टंग पूरा एकदम फट के एकदम हो जाएगा, एकदम लाल दिखेगा बेलेडोना जैसा, अल्सरेटेड हो जाएगा टंग में, वो भी सिफिलिनम है। अब मैंने ऑलरेडी बताया फिस्टुला इन एनो, रेक्टल प्रोलैप्स। फिशर की कंप्लेन में जहाँ पे रतानिया भी काम नहीं कर रही है, नाइट्रिक एसिड काम नहीं कर रही है, सेडम एक्रे भी दे दे रहे हो, क्या होता है रतानिया जैसी बर्निंग होती है, काम नहीं करती है, तो हम सोचते हैं क्या दवाई दे। एक अलग दवाई है, उसका नाम है सेडम एक्रे। सेडम एक्रे ऐसी दवाई है जो सेम बर्निंग रतानिया से भी और ज्यादा बर्निंग है, बिल्कुल बैठने नहीं देगा। और एक दवाई है स्टिलिंजिया, स्टिलिंजिया सिल्विटिका, ये क्रॉनिक रोमेटिज्म की दवाई है जिसमें पॉली आर्थराइटिस में भी काफी काम की जाती है। स्टिलिंजिया जहाँ पे ना हड्डी हड्डी में दर्द देती है पूरा, तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी बहुत तगड़ी दवाई है स्टिलेंजिया। लेकिन फिशर के केसेस में जहाँ पे एक्सट्रीम बर्निंग हो और आप थक जा रहे हो, रतानिया, सल्फर, नाइट्रिक एसिड सब दे दिए, आप स्टिलेंजिया दे के देखिए, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। अच्छा, और स्किन में इनको पेम्फिगस, जिसको छोटा बच्चा है पेम्फिगस हो गया, बड़ा है पेम्फिगस, पेम्फिगस पेम्फिगस, आर्सेनिक दे रहे हैं, सिफिलिनम, ये सब दवाइयाँ बहुत बहुत कारागार है पेम्फिगस वल्गेरिस में। हम क्या होता है ना, बीमारी का नाम देख के डर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप क्या ट्रीट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल होम्योपैथ ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बेशर्ते आप बैकग्राउंड देखिए, टेंडेंसी देखिए, कैरेक्टराइज देखिए, आपको जरूर दवाई सूट करेगा ही करेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दवाई देना है उस केस में। रात को बहुत ज्यादा आंखों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, राइटिस होना, टोसिस, आंखों का झुकाव हो जाना, ड्रूपिंग आईलिड्स में, डबल विजन दिखना जैसे जलसीमियम जैसा, दांत पूरा सड़ के टूट जा रहे हैं अपने आप, कान से सुनाई नहीं देना, हार्ट में पेन होना, पूरा सुई जैसा चुभा रहा है पूरा बेस से पूरा एपेक्स ऑफ द हार्ट में रात को खाली। और रोमेटिक पेन्स होना शोल्डर में जब हम हाथ उठाते हैं। एक्चुअली क्या है इसमें, क्या है, आप जैसे राइट वाला हाथ नहीं उठता, आप देखेंगे सैंकैन बहुत अच्छी दवाई है उसमें, ठीक है, लेफ्ट वाला नहीं उठता, उसमें आता है फेरम म्यूराटिकम, हाथ नहीं उठता। रस्टक्स भी बहुत तगड़ी दवाई है लेफ्ट साइड शोल्डर में। फिर एक दवाई आती है लाइकोपर्सिकम, मैं ये बता रहा हूँ बेसिकली सारे ये सब रेमेडीज के डेल्टॉइड में एक्शन है, इवन चेलिडोनियम भी। लेकिन चेलिडोनियम और लाइकोपोडियम में डिफरेंस करना पड़ता है आपको।
चेलिडोनियम को एकदम चाहिए खौलता चाय, एकदम चाय खौलता, खौलता चाय तुरंत डाले पी जाए, ये होता है चेलिडोनियम पेशेंट। और उसका हाथ नहीं उठता। तो ये उसकी अगर आप केस टेकिंग ले और आपको इसमें मिले कि उसका ऐसा पिक्चर है, उसके खाने में बहुत गरम गरम खाना चाहिए, गरम गरम चाय पीता है, जीआई डिस्टर्बेंस हो या लिवर ट्रबल्स हो, और फिर वो आता है फ्रोजन शोल्डर लेके, भूख नहीं लगती हो, फैटी लिवर हो, आप चेलिडोनियम दीजिए, उसका हाथ उठने लग जाएगा, 20 मिनट में ही आप यहीं खिला दीजिए, उठ जाएगा। हम लोग तो यही सब करते हैं यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में, 20 मिनट में हम तुरंत रिजल्ट दिखा देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेमेडीज डिफ्रेंशिएट कब करना है, कैसे करना है। अब डीजेनरेटिव आर्थराइटिस आप देखेंगे आज के डेट में, स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, एकदम सड़ा गला केसेस आर्थराइटिस का, बिल्कुल इंप्रूव नहीं कर रहा है। आप देखेंगे सिफिलिटिक बैकग्राउंड है पीछे, आप प्लीज उसको सिफिलिनम दीजिए केस से निकलने के लिए, वरना निकल ही नहीं पाइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ रेमेडी चेंज करते रह जाइएगा, लेकिन केस क्लियर होगा ही नहीं। लिखा है इन सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशंस when the apparently indicated best selected medicine fail to produce desired result, we should think of syphilinum. Definitely, जहाँ पे केसेस में हम बेस्ट और बेस्ट दवाई देते हैं और वो काम नहीं करता, आपको एक ही बचाएगा, वो है सिफिलिनम। अब देखिए, ये होता है कंजेनिटल सिफिलिस का साइन एक बच्चा में, इसमें चाहिए सिफिलिनम, इसको ड्वार्फ सिफिलिनम। ये देखिए डिप्रेस नीजल रूट, ऐसा बच्चा देंगे, ये सिफिलिटिक बच्चा है। कॉन्स्टिट्यूशन ही देख लेंगे आप, पहचान जाइएगा क्या देना है उसको। ये मैक्रोस्टोमिया, ये भी एक सिफिलिटिक ट्रेंड है, एकदम रेयर है कंडीशन, बहुत रेयर है बट पाया जाता है, मैक्रोस्टोमिया बोलते हैं इसको, क्लेफ्ट पेशियल क्लेफ्ट बोलते हैं। बायलैटरल भी होता है, यूनिलैटरल भी होता है, या कंप्लीट भी क्लेफ्ट हो सकता है। ये भी सिफिलिटिक पिक्चर है। अब देखिए, ये मुंह आड़ा टेढ़ा, एक बराबर नहीं होना, आड़ा टेढ़ा पूरा मुंह होना, ये सब असिमेट्रिकल फेस है, हम लोग सिफिलिनम बोलते हैं। इसी केसेस में सब में सिफिलिनम ही काम करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग देखते नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के टाइम में, कभी भी आपको डाउट हो कि सिफिलिटिक है, आपको सिर्फ एक कंफर्मेटरी पिक्चर देखना, उसको पास बुलाना है, टॉर्च मारना है, आ करो, आपको ये हाई आर्क मिल गया, खत्म, सिफिलिनम ही देना है उसको। अब फिर रिजल्ट देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा इस सब केसेस में। ये सब चीज सब हमारे बुक्स में है, मेन फॉलो नहीं करते या देखते नहीं, या हमको बहुत उलझाया जाता है कि अरे सिफलिनम ऐसा होता है वैसा होता है, एकदम सिंपल है, मैंने इसीलिए आज पिक्चर्स लाए, आप तुरंत पहचान जाइएगा सिफलिनम कब देना। आपको ये पिक्चर मिला, हार्ड पैलेट, हाई आर्क पैलेट, यहाँ पे ऐसे पूरा एकदम हाई आर्क, आपको सिफलिनम ही देना है, एकदम एकदम परपेंडिकुलर है, पूरा ऐसे खड़ा हुआ रहता है। आप हाई आर्क पैलेट भी और इमेजेस देखेंगे गूगल में मार के, आपको दिख जाएगा, वैसे ही हाई आर्क पैलेट होता है। ओल्ड लुकिंग चिल्ड्रेन, ये भी सिफिलिटिक फेस है। एलोपेशिया एरियाटा इन पैचेस, टोटल एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं हम लोग उसको, जहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है, ये पूरा एलोपेशिया टोटालिस में सिफिलिनम काम आता है। सिफिलिटिक ट्रेट अगर रहा तो, अगर नहीं काम किया, एलोपेशिया टोटालिस के बारे में बता रहा हूँ, तो एक दवाई है, उसका नाम है थैलियम सल्फ, थैलियम सल्फ काम करती है एलोपेशिया टोटालिस में। प्रीमेचर ओल्ड लुकिंग हमने बताया था। अब इनको नहाना है बड़ा गरम गरम पानी से, एकदम गरम गरम पानी से नहाना बहुत पसंद है इनको, सिफिलिटिक पीपल को। है ये हॉट पेशेंट है ना, बिल्कुल ठंडा, एकदम ठंडा ही चाहिए इनको, गर्मी बर्दाश्त होती नहीं है, लेकिन नहाना गर्म पानी से है, ये इनका एक वो है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, ये सिफिलिटिक में बहुत ज्यादा है। आप फिर देखेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल इरप्शंस, आप देखेंगे और भी दवाइयों में है, जैसे कि थायरोडिनम में, आर्निका में, कार्सिनोसिन में, सीपिया में, लैकडेफ में, काली आयोड में भी है। बायलैटरल सिमेट्रिकल इरप्शंस होगा या कंप्लेन्स होगा, उसमें सिफिलिनम भी वन ऑफ द मेन रेमेडी है। लीनियर अफेक्शंस, ऐसे एक लाइन में देखेंगे, एक लाइन में जैसे इरप्शन हो, लीनियर अफेक्शंस, इसमें भी सिफिलिनम, एलियम सेपा और सीपीआई तीन दवाई है, ऐसे टाइप के ग्रोथ्स आप देखेंगे, लीनियर टाइप के, ऐसे उभरे उभरे सिफिलिनम आता है। फिर आता है टू पैरेलल क्रैक्स, एकदम पैरेलल क्रैक्स मिलता है, वो सिफिलिटिक पिक्चर है, बेसिकली टंग्स में पाया जाता है। ऐसे ये सब सिफिलिटिक टंग है, आप देख लीजिए, ये सब सिफिलिटिक टंग है, इमेजेस में ऐसे ऐसे दिखते हैं सिफिलिटिक टंग। टू पैरेलल क्रैक्स,
देखेंगे सिफिलिटिंग टंग, डीप वर्टिकल क्रैक ऑन द टंग, नाइट्रिक एसिड जैसा, इसीलिए नाइट्रिक एसिड तो है ही एंटी सिफिलिटिक, और सिफिलिनम भी है। एक्सेसिव सलाइवेशन सिफिलिनम है। लार्ज एंड फ्लैबी टंग सिफिलिनम है। ये आप देखेंगे बच्चों में, मंगोलियन चिल्ड्रन में, रिटार्डेड जो होते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चों में, हो सकता है ऑटिस्टिक बच्चों में भी दिख जाए आपको। ये सब में आप देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेटेड टीथ। इसमें मेडोरिनम बहुत मार्क्ड है और सिफिलिनम बहुत मार्क्ड है, ये दोनों दवाई। ऑफ कोर्स आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बट ये टीथ ऐसी उन्हीं को, उनको वही सूट करती है ये दवाइयाँ। कपिंग ऑफ टीथ, इसमें भी मेडोरिनम है और सिफिलिनम है। देखिए ऐसे बोलता है कपिंग ऑफ टीथ। आप देखेंगे बच्चों को, हम क्या फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते, एक बार देखेंगे तो शेप समझ में आए, अच्छा ये तो सिफिलिनम देना है। बस ये सब चीजें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव साइन होता है ये सब दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए। देखिए तीत ऐसे आड़ा टेढ़ा होता है, आगे पीछे इरेगुलर, फिर आ गया ना असिमेट्रिकल, रोल ऑफ सिफिलिनम स्टार्ट्स हियर। ये सब केसेस में सिफिलिनम ही देना चाहिए। पाउटिंग लिप्स, पूरा पाउटेड हो जाना, करके ऐसे रहता है सब, पाउटिंग वर्टेड लिप्स, ये भी सिफिलिटिक लोगों का टेंडेंसी है। टोसिस, मैंने बताया था, टोसिस में भी अनइक्वल प्यूपिल देखेंगे, एक छोटा है एक बड़ा है, एक डायलेटेड है एक कॉन्सेंट्रेटेड है, कंस्ट्रिक्टेड है सॉरी, तो वो अनइक्वल पीपल हो गया, ये सिफिलिटिक का है। कान एक आप देखिएगा, कान, कान एक तो छोटा है एक बड़ा है, खत्म, उसको कुछ भी हो उसको आपको सिफिलिनम ही देना है। एक्सेंट्रिक प्यूपिल आप देखिए एकदम टेढ़ा है, ये भी सिफिलिटिक का निशानी है, एग्जामिन करना पड़ेगा तब आपको ये सब मिल जाएगा। देखिए आप लाइट टॉर्च मार रहे हैं, उसको रिफ्लेक्स ही नहीं हो रहा है, डायलेटेड है प्यूपिल, जा ही नहीं रहा, सिफिलिनम ही काम करेगा इसमें। देखिए प्यूपिल का शेप देखिए, इरेगुलर, ये भी सिफिलिटिक पिक्चर है। कॉपर कलर इरप्शंस ऑल ओवर द बॉडी, सिफिलिटिक। कैरीज अल्सर, फिस्टुला, फिशर, इस सब में सिफिलिनम काम करता है। जैसे कि बताया मैंने मोडालिटीज, रात को बहुत ज्यादा होता है, डैम्प वेदर एग्रीवेशन है, सूरज ढलेगा और इसके कंप्लेंट्स चालू होंगे सूरज उगने तक अगले दिन। एक्सट्रीम, ज्यादा ठंडा भी ज्यादा गर्म भी, दोनों में प्रॉब्लम है। मिडनाइट एग्रीवेशन है ही, टंग प्रोड्यूट करने से एग्रीवेशन है, थंडर स्टॉर्म से एग्रीवेशन है। आराम कहाँ है, हाई ऑल्टीट्यूड, जो कि माउंटेन से मिलता है उसको, तो उसके सारे कंप्लेन मस्त हो जाते हैं, एमिलिरेट। चेंजिंग पोजीशन और अप्लाइड हीट में उसको एमिलिरेशन है। एग्रीवेशन नाइट मैंने बताया ही सनसेट टू सनराइज एग्रीवेशन सिफिलिनम का है, और मेडोरिनम का है सनराइज टू सनसेट। मेडोरिनम वाले सुबह से शाम तक कंप्लेन करते रहेंगे, रात को ठीक रहेंगे, लेकिन सिफिलिनम जैसे ही सूरज ढलेगा उनकी कंप्लेन चालू। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है, जैसे व्हेन ट्यूबरकुलिनम फेल्स ट्राई सिफिलिनम इट ऑफन अराउजेस द रिएक्शन, ये डॉक्टर विलियम बोरिक ने लिखा है। लिम्फोसार्कोमा केसेस में भी जहां पे सिस्टर्स कैनेडेंसिस भी काम नहीं करे, थिंक ऑफ सिफिलिनम, डॉक्टर रियल रोहान ने कहा है। तो क्या की पॉइंट्स रिमेंबर करना है हमको सिफिलिनम का? सबसे पहला कि रात का कंप्लेंस है, रात को होता है, हिस्ट्री होना चाहिए सिफिलिस का, अल्सरेशन होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स, बार बार एब्सेस हो रहा है, पेन वॉयलेंट हो रहा है, लीनियर डायरेक्शन में भी पेन जा रहे हैं, और क्रेविंग फॉर अल्कोहलिज्म इन एनी फॉर्म में भी सिफिलिनम ही आता है। तो मैं एंड करूंगा विद द कोट, अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड द नोन पैथोजेनेसिस ऑफ द रेमेडी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एक्यूरेट प्रिस्क्राइबिंग। ये हमारे डॉक्टर CM बुगर ने लिखा है। ये मेरा बुक है, अमेजॉन बीजेन में अवेलेबल है। इसमें मैंने 40 केसेस बनाए, मेरे फेलियर भी है इसमें और मेरे सक्सेस भी हैं, केसेस हैं। मैंने 40 केसेस कंपाइल किया, ये वॉल्यूम 1 है। जिसको इंटरेस्टेड है प्लीज़ वो जरूर पढ़े, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये यहाँ पे हमने बहुत कुछ मैं शेयर करते रहता हूँ, ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको जिनको ज्वाइन करना हो, जुड़े रहना चाहिए लर्निंग के लिए। ये हमारा ग्रुप है, हम डिस्कस करते हैं केसेस बहुत ज़्यादा, सारे होम्योपैथ्स मिलके केसेस डिस्कस करते हैं। आप इस ग्रुप में भी आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो फेलियर्स है, जो केस इम्प्रोवाइज नहीं हो रहा है, हम इस पे केस पोस्ट करके डिस्कस करते हैं सारे होम्योपैथ्स। तो आप ये केस इसमें इस ग्रुप में आ सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है।
मैंने पॉडकास्ट दिया है बहुत सारे चीज़ होम्योपैथी एंड एक्यूट्स में, जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं। एक्यूट्स पे ऊपर सब कुछ बताया मैंने, माइग्रेन से लेके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से लेके साइटिका में लेके आप सब कुछ के इंडिकेटिव सिम्टम्स कब कैसे क्या देना है, सब कुछ मैंने बात किया है इसमें पॉडकास्ट में, आप सुन सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच। प्लीज डू शेयर फीडबैक। आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा केसेस डेली पोस्ट करता हूँ वहाँ पे, फीडबैक भी देता हूँ पेशेंट्स का, कैसे हमको जल्दी रिजल्ट आती है। तो थैंक यू साहनी सर, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीपमाला मैडम, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, आपने लास्ट मोमेंट पे आए आकर आपने बहुत अच्छा से प्लेटिनम को डिस्क्राइब किया। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? आपने इरेगुलर टीथ के बारे में जो आपने ये बताया कि हाँ, आगे सिप्लिनम पीछे जो दांत होती है वो एक लाइन में होनी चाहिए। में सिर्फ ये सिंगल सिम्टम्स पे ही आप सिप्लिनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या कुछ अदर सिम्टम्स भी नहीं, देखें? ऑब्वियसली आप ट्रेड भी देखिएगा कैसा है, फैमिली में मिल जाता है। अगर वो ये क्या नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बस एक समझ लीजिए आइसबर्ग दिखता है, टिप ऑफ आइसबर्ग। आप जैसे ही अंदर जाइएगा आपको सिफिलिनम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये ये एक अंदाजा देगा कि कहाँ जाना है आपको, ये सब चीज देख के। क्योंकि मैंने इस तरह के एक बच्चे में भी ये देखा है, ये सेम सिम्टम्स, तो बट और सारे सिम्टम्स मेरे को सिप्लिनम के दिख नहीं रहे हैं इसलिए मैंने ये नहीं नहीं, सिम्टम्स। ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर देखेंगे फैमिली हिस्ट्री और ये सब, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अक्सर क्या है ना, केस टेकिंग ही अच्छे से बार बार खोदने से कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है। अक्सर क्या नेग्लेक्ट हो जाता है ये सब चीजें, और इम्प्रोवाइज नहीं हो रहा है वो केस, तो वो सिफिलिनम दे के निकल जाता है ये सब केसेस में। ये आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है, जो कि बहुत कम यूज होती है लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्रॉनिक विटिलिगो केसेस इंप्रूव नहीं हो रही है, असिमेट्रिकल। अब विटिलिगो तो असिमेट्रिकल होती है, कभी इधर इसका आधा टेढ़ा इसका आधा टेढ़ा। आपको हाई आर्क मिल जाता है, बस सिफिलिनम दीजिए, आप देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता विटिलिगो में, तुरंत आएगा। तो ऐसे करके यूज है, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा सिफिलिनम का। तो बहुत अच्छा आपका, आपने सिप्लिनम को प्रेजेंट किया है शॉर्ट में ही, हाफ एन आवर में ही आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, जितेश। आज का जो सेशन आप जितेश शर्मा जी, सॉरी 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 अच्छा अच्छा, जितेश शर्मा जी बहुत अच्छा आप सिप्लिनम पर बताए, म्याग्नेटिक और जो है आपका जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सिम्टम बताए, तो बहुत बढ़िया बताए कि जी सर। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस देयर जी आर सर। टू टाइप्स ऑफ डिजीज, acute and chronic. Acute disease according to totally क्वेश्चंस भी हैं। से हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीज विदाउट मियाजमेटिक रेमेडी दिए हुए क्योर नहीं है। समझे जी ना, सर। जैसे आपने बताया अल्कोहलिज्म के लिए या जो भी है साइकोटिक के लिए, सोरा के लिए, जो भी है, तो हमारा जो है बहुत बढ़िया आप बताए हैं। और किंग ऑफ एंटी सोरिक रेमेडी सल्फर है, उसी तरह से क्वीन ऑफ एंटी सोरिक रेमेडी सोरिनम है। किंग जी। ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी थूजा है, तो क्वीन ऑफ एंटी साइकोटिक रेमेडी मेडोरिनम है। उसी तरह से किंग ऑफ एंटी सिप्लिटिक रेमेडी मर्कसोल है, तो क्वीन ऑफ एंटी सिप्लिटिक रेमेडी, सिफिलिनम। हाँ, तो देयर आर थ्री नो सोल, है ना। यस। इक्वल नेम ऑफ क्वीन रानी है। और होम्योपैथिक में इसका बहुत जरूरी है, साइकोटिक मियाज्म के आधार पर क्रोनिक बीमारी ही ठीक होता है। हम भी इसका ट्रीटमेंट देते हैं बहुत, जो है हम मियाज्म के आधार पर करते हैं। जो पुराना बीमारी है नहीं ठीक हो रहा है, जैसे आप बोले अल्कोहलिज्म का जो है सिम्टम है, तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और ये तो है ही एकदम फिगर हैंडमैन साहब फिलोसफी में लिख दिए हैं, जो है साइकोटिक नेचर एक्स्ट्रा ग्रोथ द ऑर्गन एंड सिप्लिटिक नेचर डिस्ट्रॉय द ऑर्गन, है ना। उसका दो टाइप सिम्टम होगा, सब्जेक्टिव सिम्टम ऑब्जेक्टिव में, जो आपने बताए बहुत अच्छा लगा। बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद जितेश जी। धन्यवाद सर। आपका बुक भी देखे हम, जी बढ़िया, सर। ठीक है, ओके ओके, जी थैंक सर, यू। थैंक यू सर, चैट थैंक यू बॉक्स सर। में, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप अपना काइंडली व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे, आप क्वेश्चन पढ़ ले, चैट बॉक्स में है। जी मैंने शेयर कर दिया। ओके। जी, थैंक यू। थैंक यू।
यू डॉक्टर जितेश सर। थैंक यू सो मच। आपका अब हमारे सेशन का टाइम भी खत्म हो रहा है, सो अब हिंदी सेशन डॉक्टर धनेश सर को मैं हैंड ओवर कर रही हूँ। जस्ट मिनट, वेट अ मिनट सर, मैं आई मेक यू होस्ट।